हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपने लास्ट लेक्चर में या उससे पहले काफ़ी जो है मैथमेटिकल पार्ट जो होता है केमिकल इक्विलिब्रियम का उसको लेके डील किए हैं, उसको डिस्कस किए हैं, न्यूमेरिकल्स किए हैं। अब थोड़ा सा हम दोबारा इसके कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पे चलते हैं और इसमें आप लोग अपनी कॉपी पे नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल। अपनी कॉपी पे आप हेडिंग लिखो LE, फिर है यहाँ पे चैटेलियर प्रिंसिपल। ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में सुन लो। जैसे हम कोई रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी बैकवर्ड जाएगी, उसको पता करने के लिए क्यू की हेल्प लेते हैं, रिएक्शन क्वोशिएंट की हेल्प लेते हैं। ठीक है, रिएक्शन क्वोशिएंट किसी मोमेंट पे चेक करके ये देखते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो कुछ बेसिक कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें भी अपने पास होती हैं जिसके थ्रू हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं कि हमने अगर कोई चेंज किया है या उस चेंज के अकॉर्डिंग रिएक्शन फॉरवर्ड जानी चाहिए या बैकवर्ड जानी चाहिए। ये हम थ्योरेटिकल बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं। थ्योरेटिकल बेसिस पे किसकी हेल्प से चेक करते हैं? ली चैटेलियर प्रिंसिपल की हेल्प से। ली चैटेलियर प्रिंसिपल अपने को कहता है कि अगर हम लोग किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्बेंस देने की कोशिश करते हैं तो इक्विलिब्रियम उस डिस्टर्बेंस को अपोज करता है। और ओवरऑल अगर हमने मान लो कोई डिस्टर्बेंस इक्विलिब्रियम को दे ही दी, ठीक है, तो उस कंडीशन में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड या बैकवर्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा कि जो डिस्टर्बेंस का इफेक्ट था वो एटलीस्ट कंपनसेट हो जाए, कुछ हद तक अनडू हो जाए। ठीक है, तो इनडायरेक्टली मैं कहना चाह रहा हूँ कि इक्विलिब्रियम अपने मन में ये बात बैठा लो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के नाम पे कि जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा ताकि हमने जो उसको डिस्टर्बेंस दी वो उसके इफेक्ट को कंपनसेट कर सके। और इस बेसिस पे कि जो हमने डिस्टर्बेंस दी उसको कंपनसेट करने के लिए हम थ्योरेटिकली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, तो अपनी कॉपी पे सबसे पहले तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के बारे में लिखो कि ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या चीज़ है। तो इसमें लिखो इट या अकॉर्डिंग टू इट if any disturbance is given to the equilibrium, if any disturbance is given to the equilibrium, then equilibrium shifts इसको ऐसे ना लिख करके पहले तो इधर लिख लो, चलो हाँ ये लिख लो। इफ एनी डिस्टर्बेंस इज गिवन टू द इक्विलिब्रियम देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन टू कंपनसेट the effect of disturbance, या इसको सिंपली सीधे सीधे शब्दों में लिख सकते हो इक्विलिब्रियम अपोजेस एनी डिस्टर्बेंस गिवन टू इट। इक्विलिब्रियम अपोजेस एनी डिस्टर्बेंस गिवन टू इट। ठीक है, या दूसरे शब्दों में लिख सकते हो कि इक्विलिब्रियम जो है वो सीधे सीधे कोई भी डिस्टर्बेंस अगर इक्विलिब्रियम को दी जाएगी तो उसको अपोज करेगा। अब इसकी हेल्प से हम कैसे ये पता करेंगे कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, ये हम बस इसी बेसिस पे पता करेंगे कि जो हम करने की कोशिश करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसी से हम डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फॉरवर्ड जाने वाली है रिएक्शन या बैकवर्ड। तो इसको पहले लिख लो, फिर मैं कुछ बेसिक चेंजेस के आधार पे बताऊंगा कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड कैसे डिसाइड किया जाता है। इसमें आप सबसे पहले नोट करो अपनी कॉपी पे, पहला केस जैसे है इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। अगर हम लोग किसी कोई इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम आए हुए इक्विलिब्रियम में हम लोग रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज करते हैं
तो उससे इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा या बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो रिएक्टेंट है कोई, इक्विलिब्रियम में है किसी प्रोडक्ट P के साथ। ठीक है, पहले मैं इसको Q की हेल्प से बता रहा हूँ, बाकी फिर मैं आपको अपने तरीके से या ली चैटेलियर बेसिस पे बताऊंगा ही। ठीक है, पहले देखो कि मान लो एट इक्विलिब्रियम इसकी कुछ वैल्यू थी, कितनी थी, A थी, इसकी वैल्यू मान लो B थी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये इक्विलिब्रियम वैल्यूज हैं तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, B/A होगा। ठीक है, अब अगर मान लो मैंने इफ रिएक्टेंट इज एडिड, रिएक्टेंट इज एडिड, मान लो मैंने रिएक्टेंट ऐड कर दिया, तो रिएक्टेंट ऐड कर दिया तो इसमें A में जो उस टाइम पे कुछ वैल्यू थी इक्विलिब्रियम के टाइम पे, उसमें कुछ ऐड हो जाएगा। ये अभी भी B है, तो अब ऐसे केस में इसका Q डिफाइन होगा। ठीक है, क्योंकि अब ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है, और अब हम Q लिखेंगे, और Q ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, B/A+X होगा। और आप साफ साफ समझ सकते हो कि इस चीज़ का मतलब क्या हुआ कि Q जो है वो K इक्विलिब्रियम से छोटा है। इसका मतलब हुआ कि रिएक्शन किधर जाएगी, रिएक्शन जाएगी इस केस में फॉरवर्ड। ठीक है, अब इसको हमें ली चैटेलियर प्रिंसिपल से प्रेडिक्ट करना हो तो कैसे करेंगे, तो भाई ये बात सीधी सी है, ली चैटेलियर के अकॉर्डिंग क्या है, जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। जो हम चेंज करेंगे, जो काम हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो मान लो मैंने रिएक्टेंट ऐड किया, तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा कि रिएक्टेंट को कम किया जाए। अगर मैं मान लो तो रिएक्टेंट को कम किया जाए, और रिएक्टेंट को कम करने के लिए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, ये आप Q के बेसिस पे तो निकाल ही रहे हो, लेकिन आप नॉर्मल तरीके से भी सोच सकते हो, ली चैटेलियर बेसिस पे सोच सकते हो कि जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। हमने अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है तो वो उस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को कम करना चाहेगा, जिसके लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा। अच्छा, मान लो मैं प्रोडक्ट में से कुछ घटा देता या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम कर देता, तो इसका भी वही मतलब होता है कि मैंने कम किया तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए फिर फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी रिएक्शन में, इक्विलिब्रियम रिएक्शन में रिएक्टेंट ऐड करते हैं या प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, दोनों केस में, रिएक्टेंट ऐड करने में या प्रोडक्ट रिमूव करने में, दोनों केस में ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी। और अगर हम उल्टा करें, रिएक्टेंट कम कर दें या प्रोडक्ट बढ़ा दें, प्रोडक्ट बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम उसको कम करने के लिए बैकवर्ड जाएगा। अगर हम रिएक्टेंट कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाने के लिए बैकवर्ड जाएगा। मतलब हम जो करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। तो आपको बार बार ये क्यों निकाल के चेक करने की ज़रूरत है एटलीस्ट नहीं है। तो एक बार के लिए जस्ट मैंने बताया कि रिएक्टेंट ऐड किया तो आपको क्या समझ में आ रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। ये हम ली चैटेलियर बेसिस पे बता सकते हैं कि भाई मैंने रिएक्टेंट ऐड करा है तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा, मतलब कम करेगा, और कम करने के लिए वो फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, तो आप सीधे सीधे 2 पॉइंट यहाँ अपनी कॉपी पे इसको उतार लेने के बाद लिखोगे ऑन एडिंग रिएक्टेंट, ऑन एडिंग रिएक्टेंट और रिमूविंग प्रोडक्ट, ऑन एडिंग रिएक्टेंट और रिमूविंग प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, या दूसरा लाइन, दूसरा इसका उल्टा लाइन लिख दो, ऑन रिमूविंग प्रोडक्ट, ऑन रिमूविंग रिएक्टेंट, ऑन रिमूविंग रिएक्टेंट और एडिंग प्रोडक्ट, और एडिंग प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ भाई, तो अपना टाइम लो और इसको जल्दी से अपनी कॉपी पे नोट कर लो। ठीक है, रिएक्टेंट बढ़ाओगे, प्रोडक्ट कम करोगे, फॉरवर्ड जाएगा, प्रोडक्ट बढ़ाओगे या रिएक्टेंट कम करोगे तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे क्यू की फॉर्म में से तो चेक करते ही हो, ली चैटेलियर बेसिस पे भी चेक कर लोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट करो, मैं हटाने जा रहा हूँ। हाँ भाई, अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन लिखने के बाद पहले वीडियो पॉज करके उसे अपने आप से सोचेंगे, फिर मेरे सॉल्यूशन पे ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन है आप लोगों के पास
कि मान लो आपके पास इस वेसल में एक इक्विलिब्रियम आया हुआ है, अचीव हो रखा है, किसके बीच में? कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड इन इक्विलिब्रियम विद कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस CO2 गैस, ठीक है। इसके बीच में एक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी अचीव हो रखा है, ठीक है। इस वेसल में, ये वेसल है, क्लोज्ड वेसल है, और इसमें ये इक्विलिब्रियम अचीव हो रखा है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, आपको बताना है, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करनी है किस चीज़ पे? ऑन एडिंग कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड, ठीक है। उस केस में इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? या ऑन एडिंग कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड, उस केस में डायरेक्शन क्या होगी? या फिर ऑन एडिंग CO2 गैस, ठीक है। या ऑन एडिंग की बजाय लिख लेना ऑन रिमूविंग CO2 गैस, ऑन रिमूविंग CO2 गैस। तो इन 4 केस में आप लोग मुझे डायरेक्शन प्रेडिक्ट करके बताओ, वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे फॉरवर्ड बैकवर्ड जो भी लिखना है पहले लिख लो, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा। हाँ भाई, तो अगर आप लोगों ने अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख लिया है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कैल्शियम ऑक्साइड ऐड कर रहे हैं, और कैल्शियम ऑक्साइड अगर ऐड कर रहे हैं तो वही बात है, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऐड करने पे अभी हमने बताया कि रिएक्शन किधर जानी चाहिए? बैकवर्ड जानी चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम ऑक्साइड ऐड करने के हिसाब से ये रिएक्शन किधर जानी चाहिए? बैकवर्ड जानी चाहिए। या कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड अगर ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड ऐड कर रहे हैं मतलब रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं, और रिएक्टेंट ऐड कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये रिएक्शन किधर जानी चाहिए? फॉरवर्ड जानी चाहिए, ठीक है। ये रिएक्शन किधर जानी चाहिए? फॉरवर्ड जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये आंसर आप लोगों ने लिखा है अपने आप में, तो इसको आप क्रॉस करोगे, इसको भी क्रॉस करोगे, और क्रॉस करके एज यूजुअल अपनी कॉपी पे नालायक लिखोगे, ठीक है। अपनी कॉपी पे नालायक लिखोगे अगर आपने इन दोनों केस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड लिखा है। भाई लोगों, किस चीज़ को चेंज करने का इफेक्ट पड़ेगा? मैंने ये जरूर बताया था कि रिएक्टेंट बढ़ाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट घटाने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, ठीक है, या प्रोडक्ट ऐड करने पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, ये बताया जरूर है मैंने। लेकिन आपको साथ साथ ये बात समझनी चाहिए थी कि जैसे मैंने क्यूब वाला एग्जाम्पल लिया था, किस चीज़ को कम या ज़्यादा करने का फ़र्क पड़ेगा? जो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आती हो, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो चीज़ आएगी उसको कम ज़्यादा करोगे तो उससे इफेक्ट आएगा ना। यहाँ पे तो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, और सॉलिड का एक्टिव मास तो पहले भी 1 था, बाद में भी 1 है, तो बढ़ाने से उसकी एक्टिविटी एक्टिव मास थोड़ा ना चेंज हो गया, ठीक है। ना ही कैल्शियम कार्बोनेट के केस में ऐसा हुआ। तो सॉलिड ऐसी चीज़ है जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आती नहीं, आती है मतलब उसको हम 1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 1 है, ये 1 है, इसको हटाओगे या जोड़ोगे तो भी ये वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है। तो जो बात मैंने आपको बोली है कि रिएक्टेंट जोड़ने से इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाता है, प्रोडक्ट जोड़ने से बैकवर्ड जाता है, ये बात केवल उन रिएक्टेंट प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है जो रिएक्शन उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आएंगे, ठीक है। ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, इनका एक्टिव मास कांस्टेंट था, तो यहाँ पे मैं इसकी अमाउंट घटाऊं या बढ़ाऊं, इनका मास एक्टिव मास जो है वो सेम रहेगा। इसलिए इस केस में ना तो फॉरवर्ड जाने वाली है रिएक्शन और ना ही बैकवर्ड जाने वाली है। तो इन दोनों केस में आप फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं लिखोगे, बल्कि लिखोगे नो इफेक्ट एज बोथ आर सॉलिड, ठीक है। नो इफेक्ट एज बोथ आर सॉलिड। तो इस केस में फॉरवर्ड या बैकवर्ड आपको लिखना ही नहीं चाहिए था, आपको सीधा सीधा लिखना चाहिए था कि भाई इस केस में कोई इफेक्ट
नहीं होगा, ठीक है, ना फॉरवर्ड जाना है ना बैकवर्ड जाना है। अब बात आती है कि CO2 गैस को अगर हम ऐड करें या CO2 गैस को अगर हम रिमूव करें, तो CO2 तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में आता है, हाँ, तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम यहाँ से CO2 गैस रिमूव करेंगे तो इसका जो इक्विलिब्रियम प्रेशर था वो कम हो जाएगा, और इसको बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम जो है वो वापस फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा। तो CO2 रिमूव कर रहे हो मतलब प्रोडक्ट रिमूव कर रहे हो, इस केस में रिएक्शन किधर जाएगी, इस केस में, अच्छा यहाँ CO2 ऐड किया है, तो CO2 अगर ऐड करेंगे तो इस केस में यहाँ का इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ जाएगा, उसको कम करने के लिए रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। तो CO2 ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और अगर हम लोग CO2 रिमूव कर दें यानी उस मोमेंट पे इसका प्रेशर कम हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को बढ़ाने के लिए वापस से फॉरवर्ड जाएगा, तो इसकी जो रिएक्शन डायरेक्शन होगी इस चेंज पे वो फॉरवर्ड होगी। लेकिन एटलीस्ट इसका ध्यान रखो कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन में जो आ रहा है उसी को कम ज़्यादा करोगे तो ही इफेक्ट पड़ेगा, अदरवाइज कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो सॉलिड और इनसॉलिड के केस में तो आप सिंपली लिखोगे नो इफेक्ट एज बोथ आर सॉलिड, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, इसके अलावा मान लो आप मेरे से प्रैक्टिकल प्रूफ मांगो कि सच में आप जो बोल रहे हो ऐसा होता है, रिएक्टेंट ऐड करने से फॉरवर्ड जाती है या प्रोडक्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम बैकवर्ड जाता है, ठीक है। इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ दीजिए या हमें शो करके दिखाइए कि ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूँ, और इस एग्जाम्पल में एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपके सामने ले रहा हूँ, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फेरिक आयन एक्वस और HCN- एक्वस की एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है जो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में FeHCN2+ फॉर्म एक्वस की फॉर्म में लिखा जाता है। हालांकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म का कंपाउंड होता है, लेकिन मैंने जनरली ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये मान लो इक्विलिब्रियम पे आया हुआ है। अच्छा, आपको एक बात और बताना चाहूँगा, फेरिक आयन का अगर मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन होता है फेरिक आयन का, तो इसका कलर होता है येलो कलर, ठीक है। कई लोग सोच रहे होंगे आयरन है तो ब्राउन होगा, ठीक है, क्योंकि हमने तो आज तक आयरन को ब्राउन ही देखा है। तो भाई वो आयरन था, ये फेरिक आयन का एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। तो फेरिक आयन के एक्वस सॉल्यूशन का कलर येलो होता है, फेरस आयन के एक्वस सॉल्यूशन का कलर ग्रीन होता है। ये दो कलर हमें याद होने चाहिए, जरूरी भी होता है, ठीक है। तो आपके पास Fe3+ एक्वस है, इसका कलर येलो होता है, ठीक है। और जो ये कंपाउंड बना जब इसको हमने थायोसाइनेट आयन से जब ट्रीट किया तो इससे हमारे पास FeHCN2+ बना, ठीक है। और इसका जो कलर होता है ये ब्लड रेड कलर होता है, ठीक है, ये ब्लड रेड कलर होता है। इस रिएक्शन को मैंने इतना धीरे धीरे इसीलिए बोल के बताया क्योंकि इसकी ज़रूरत आपको इनऑर्गेनिक में भी बहुत पड़ती है, ठीक है। कल को क्वालिटेटिव इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ पे आपको आयन्स एनालाइज करने होते हैं कि मिक्सचर में कौन कौन से आयन है, सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन है, तो कल को मुझे फेरिक आयन का टेस्ट करना हो तो मैं उसमें HCN- डालूंगा, और अगर उसमें ब्लड रेड कलर आया तो मैं कहने लायक हो जाऊंगा कि हाँ उसमें फेरिक आयन प्रेजेंट है। या थायोसाइनेट आयन की प्रेजेंस चेक करनी है तो मैं उसमें फेरिक आयन डालूंगा, और ब्लड रेड कलर आया तो मैं एटलीस्ट बोल पाऊंगा कि उसमें थायोसाइनेट आयन है। चलो ये अलग जगह चले गए थे हम लोग, वापस आते हैं। अब मान लो मैं इसमें बोलता हूँ आपको कि इसके अंदर मैंने KHCN ऐड किया, एडिंग KHCN, ठीक है, KHCN मैंने इसमें ऐड कर दिया। तो ये जो आया हुआ इक्विलिब्रियम था, इस आए हुए इक्विलिब्रियम में अगर मैंने KHCN ऐड किया है तो मुझे क्या फिजिकल फॉर्म में मुझे क्या यहाँ पे चेंज दिखाई देगा, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में मुझे यहाँ क्या चेंज दिखाई देगा, जरा इस बारे में सोचो, क्या चेंज मैं यहाँ ऑब्जर्व करूँगा जो मुझे फिजिकली दिखाई देगा, ठीक है। तो बात सीधी सी है, लास्ट लेक्चर में या उससे एक लेक्चर पहले मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि KHCN ऐड करने का इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है कि हमने K+ ऐड किया है और हमने HCN- थायोसाइनेट आयन ऐड किया है। मार्केट में HCN- डायरेक्ट तो मिलता नहीं है कि ला के मिला दोगे, मिलाना तो आपको कोई इलेक्ट्रोलाइट ही पड़ेगा। तो KHCN ऐड करने का इनडायरेक्ट मतलब यही है कि हमने HCN- ऐड कर दिया, और HCN- ऐड किया तो आपको पता है, ठीक है, कि रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, और फॉरवर्ड जाएगी तो आप एक क्लियर कट यहाँ पे एक फिजिकल चेंज ऑब्जर्व करोगे। उस सॉल्यूशन में क्या ऑब्जर्व करोगे, इंटेंसिटी ऑफ ब्लड रेड कलर इज इंक्रीज्ड, इंटेंसिटी ऑफ ब्लड रेड कलर,
ब्लड रेड कलर इज इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे सीधी सी बात बोलूँ तो सॉल्यूशन में आप नोटिस करोगे कि ब्लड रेड कलर की जो इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई है। ठीक है, तो KHCN ऐड किया मतलब HCN माइनस ऐड किया तो उससे रिएक्शन क्योंकि हमने रिएक्टेंट ऐड किया तो इसका मतलब फॉरवर्ड जाएगी और आप साफ साफ देखोगे कि ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से ऑन एडिंग, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ऑन एडिंग KF, अगर मान लो मैं इसमें KF ऐड करता हूँ, ठीक है, तो KF ऐड करता हूँ, पोटेशियम फ्लोराइड ऐड करता हूँ तो क्या होगा। अब पोटेशियम फ्लोराइड ऐड करता हूँ तो क्या होगा, जरा इस बारे में भी सोचो। KF पानी में जाएगा, K प्लस दे देगा, F माइनस दे देगा, अब ये क्या करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे लग रहा होगा कि KF अगर ऐड किया जाएगा तो उस हिसाब से तो इसमें कोई चेंज आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ना तो K प्लस इसका कोई हिस्सा है रिएक्शन का और ना ही F माइनस इस रिएक्शन का हिस्सा है, तो फिर तो कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लेकिन एक चीज़ आपको समझनी होगी, हम जब ये बात बोलते हैं कि हमने रिएक्टेंट रिमूव कर दिया या प्रोडक्ट रिमूव कर दिया, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मैं इस सॉल्यूशन में हाथ डाल लूँगा और फेरिक आयन को खींच के बाहर निकाल लूँगा, या हाथ डाल लूँगा और HCN माइनस को खींच के बाहर निकाल लूँगा। ठीक है, तो हाथ डाल के सॉल्यूशन में से फेरिक या HCN माइनस आयन को तो बाहर नहीं ना निकाल सकता। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इनको कैसे हटाया जाता है, इनको रिमूव करने का मतलब क्या है, इनको हम इनके अंदर हम कुछ ऐसा मिला देते हैं जिनके साथ ये आयन रिएक्ट करके या तो किसी और टाइप के कंपाउंड में बदल जाते हैं या प्रेसिपिटेट कर जाते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि KF तो इसमें कुछ करेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी स्पीसीज भी होती हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह भी होंगे जिनका आयन कैटायन इनमें से प्रेजेंट किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कर जाए, और वो रिएक्ट करेगा तो इनडायरेक्टली उसको रिमूव करने के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो अगर मैं आपके सामने, मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको सॉल्युबिलिटी वगैरह के बारे में बताया था और एक सॉल्युबिलिटी चार्ट देने की बात हुई थी, दिया था या नहीं दिया था वो मुझे याद नहीं है, नहीं भी दिया तो दोबारा दे दूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं KF ऐड करता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि FeF3 जो होता है वो एक इनसॉल्युबल कंपाउंड होता है, वाटर इनसॉल्युबल, और फेरिक FeF3 वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो KF ऐड करोगे तो ये फेरिक आयन को FeF3 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट करा देगा। ठीक है, FeF3 की फॉर्म में प्रेसिपिटेट कराएगा, और FeF3 प्रेसिपिटेट करेगा तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि फेरिक आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई। इनडायरेक्टली हमने सॉल्यूशन में से फेरिक आयन को रिमूव कर दिया। ठीक है, किसी आयन कैटायन या सॉल्यूशन में कोई स्पीसीज को रिमूव करने के लिए हम हाथ डाल के नहीं हटा सकते, हम उसमें कुछ ऐसा मिलाते हैं जिसके साथ वो रिएक्ट करके या तो कोई और कंपाउंड में बदल जाए या प्रेसिपिटेट कर जाए। तो यहाँ FeF3 मतलब प्रेसिपिटेट कर गया, मतलब सॉल्यूशन में फेरिक आयन की कंसंट्रेशन कम हो गई, और अगर ये कम हो गई तो इस रिएक्शन पे ली चैटेलियर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। ठीक है, ये कम हुआ है तो इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उसको बढ़ाया जाए, और उसको बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो इस डायरेक्शन, इस केस में रिएक्शन के ऊपर फर्क पड़ेगा, और ये फर्क पड़ेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने पर ब्लड रेड कलर की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लड रेड कलर डिक्रीजेज, ब्लड रेड कलर डिक्रीजेज। हाँ भाई, तो ये सीधा सा लिख ही दिया, डिक्रीज करेगी। तो यही पॉइंट आपको समझना है कि अगर हम कोई चीज़ मिला रहे हैं और आपको लग रहा है कि वो तो उस रिएक्शन का हिस्सा ही नहीं है, तो उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं डालेगा, तो ये भी आपकी एक गलतफहमी हो सकती है। वो हो सकता है कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट में से किसी के साथ क्या कर ले, रिएक्ट कर ले। ठीक है, अब मान लो कल को एक सिंपल सी रिएक्शन है, मेरे पास A+H+ आयन है और इक्विलिब्रियम बना रहा है किसी B के साथ, और मान लो मैं इसमें बेस ऐड करता हूँ, बेस मतलब बेस के नाम पे NaOH वगैरह कुछ ऐड करता हूँ, तो वो NaOH क्या करेगा, इसके H+ को हटाएगा ना, H+ हटा, ठीक है, OH- इसके H+ के साथ रिएक्ट करके वाटर बनाएगा, बेस डालूंगा तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा, तो ऐसे केस में ये इक्विलिब्रियम ऑटोमेटिकली बैकवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन सी बातें हैं कि आप जो मिला रहे हो जरूरी नहीं कि वो उस रिएक्शन का हिस्सा हो तभी उस पर इफेक्ट डालेगा, वो किसी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके भी उस रिएक्शन पे इफेक्ट डाल सकता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ये सब कुछ लिख लेने के बाद अपनी कॉपी पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करोगे। ठीक है, ये आप उतार लो, वीडियो पॉज करके उतार लो, उसके बाद मेरी बोली हुई बात नोट करो, क्योंकि मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, आप कॉपी पे लिखोगे। हाँ, तो अपनी कॉपी पे नोट करो, ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट,
ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस। ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस। ऑन चेंजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस। भले ही ये रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, बैकवर्ड जा रही है, लेकिन वो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो एक्सप्रेशन की वैल्यू थी उसी को अचीव करने के लिए ही तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड जा रही है, वो वैल्यू चेंज नहीं होगी। ठीक है, हम ऑलरेडी बता भी चुके हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की प्रॉपर्टीज में कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केवल टेम्परेचर से चेंज होता है, कंसंट्रेशन प्रेशर वगैरह से चेंज नहीं होता है। तो अगर हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐड करते हैं तो उससे वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब जरूर होता है, लेकिन वापस इक्विलिब्रियम अचीव करता है, उसी सेम वैल्यू पे पहुंच जाता है। उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टाइम पे जो उस एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है वो वापस उसी वैल्यू पे पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी पे नोट कर लो। इसके बाद हम सेकंड केस डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ भाई, अब सेकंड पॉइंट आप लोग लिखोगे अपनी कॉपी पे, इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्रेशर। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हो, दैट इज, इसको ऐसे समझ सकते हो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ वेसल। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वेसल, किसी वेसल में इक्विलिब्रियम आया हुआ है और उसका वॉल्यूम हम कम या ज़्यादा करते हैं, और वॉल्यूम कम ज़्यादा करेंगे तो उसका एक साथ जो उसका इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो कम या ज़्यादा होगा। ठीक है, पिछले केस में हम किसी एक रिएक्टेंट को हटा रहे थे या जोड़ रहे थे। ठीक है, मतलब या तो उसका कंसंट्रेशन कम ज़्यादा कर रहे थे या उसका प्रेशर कम ज़्यादा कर रहे थे, पर किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट का। यहाँ पे हम एक साथ चीज़ों को चेंज करेंगे। ठीक है, एक साथ चीज़ों को चेंज करने से क्या मतलब है कि अगर आपके पास यहाँ पे मान लो एक इक्विलिब्रियम आया हुआ है, किसके बीच में, ए गैस इन इक्विलिब्रियम विथ 2B गैस, और इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम है। और अब मैं क्या करूँगा कि या तो इस पिस्टन के हेल्प से इसको कंप्रेस करूँगा तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल प्रेशर बढ़ जाएगा, और या पिस्टन की हेल्प से मैं इसको ऊपर उठाऊंगा, पिस्टन को मतलब ऊपर उठाऊंगा तो ये गैस जो है, मिक्सचर जो है, उसको उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी, और अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगा तो इनका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो वो किसी एक पर्टिकुलर गैस का कम या ज़्यादा नहीं हो रहा है, वो सबका साथ साथ कम होगा या सबका साथ साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हम इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी हम वेसल को या तो एक साथ दबा रहे हैं पूरा, या वेसल की वॉल्यूम को एक साथ बढ़ा दे रहे हैं। किसी पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अलग से नहीं डील कर रहे हैं, वो अलग से डील करने वाला केस तो पिछला था। ठीक है, इसमें हम इसको एक साथ कम या ज़्यादा करेंगे। अब उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, तो एक बात आप लोग सीधी सी बात जान लो कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मैंने इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, सुनते जाना। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि प्रेशर बढ़ा दिया मैंने इक्विलिब्रियम प्रेशर तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड, तो आप मुंह उठा के डायरेक्टली फॉरवर्ड या बैकवर्ड नहीं बोल सकते। उसके लिए आपको रिएक्शन देखनी पड़ेगी। ठीक है, क्या देखना पड़ेगा और क्या क्राइटेरिया होगा। अगर हम प्रेशर बढ़ा दिए, मतलब वॉल्यूम कम किए, प्रेशर बढ़ा दिए, और अगर हमने प्रेशर बढ़ा दिया तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, अभी मैंने बताया कि जो हम करेंगे इक्विलिब्रियम उसका उल्टा करेगा। तो मैंने अगर प्रेशर बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम चाहेगा कि उस प्रेशर को कम किया जाए। अब इक्विलिब्रियम प्रेशर कैसे कम करेगा भाई, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करेगा ज़्यादा गैस के मोल की तरफ से कम गैस के मोल की तरफ जाएगा। ठीक है, मतलब रिएक्शन में जिस तरफ गैस के मोल ज़्यादा थे उस तरफ से जिधर गैस के मोल कम थे उस तरफ जाएगा, क्योंकि गैस के मोल कम होने से आप जानते हो प्रेशर कम होता है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम या रिएक्शन उस तरफ चल जाती है जहाँ पे गैस के मोल ज़्यादा थे, उधर से जहाँ गैस के मोल कम थे उस तरफ। ठीक है, तो मतलब आप डायरेक्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं बोलोगे, आप रिएक्शन को देखोगे, आप देखोगे कि रिएक्टेंट साइड गैस के मोल ज़्यादा हैं या प्रोडक्ट साइड गैस के मोल ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अगर इफेक्ट ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम प्रेशर की बात करें तो पहले आप अपनी कॉपी पे अच्छे से लिख लो। ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर according to Lee Chatelier principle, according to Lee Chatelier principle, Chatelier's principle,
इक्विलिब्रियम ट्राई टू decrease the pressure, equilibrium try to decrease the pressure for which it shifts in the direction from higher gas mole side, higher number of gas mole side to lower number of gas mole side। ठीक है, मतलब सीधी सी बात आप अपने जहन में बैठा लो कि भाई अगर हमने इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया तो इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को कम करना चाहेगा और उसके लिए वो क्या करेगा, गैस के मोल को कम करेगा, और इसलिए इक्विलिब्रियम किधर जाएगा, जहाँ पे गैस के मोल ज़्यादा थे उस तरफ से उधर जाएगा जिधर गैस के मोल कम होंगे। ठीक है, तो वो हायर गैस मोल की तरफ से लो गैस मोल की तरफ जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, आप इसका मैं नहीं लिखवाऊँ तो भी आप अपने आप से समझ सकते हो कि ऐसे केस में अगर प्रेशर कम किया जाता तो अगर हम प्रेशर कम करते तो लोअर गैस मोल टू हायर गैस मोल साइड जो है वो रिएक्शन की शिफ्टिंग होती, क्योंकि अगर हमने प्रेशर कम कर दिया तो इक्विलिब्रियम उसको बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए क्या करेगा, गैस के मोल बढ़ाएगा, उसके लिए क्या करेगा, इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल ज़्यादा थे। ठीक है, मतलब एक छोटे से शब्दों में लिखना चाहो तो वही लिख लो, ऑन डिक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर, ऑन डिक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर, on decreasing equilibrium pressure, equilibrium shifts in equilibrium shifts towards, in की बजाय लिख लो shifts towards higher gas mole side, higher gas mole side, हायर गैस मोल साइड। इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे गैस के नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप नोट कर लो। इसको हटाने के बाद कुछ एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करता हूँ। हाँ भाई, आपके साथ एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ। मान लो एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दिया, PCl5 गैस। ठीक है, डिसोसिएट होके इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस के साथ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। ठीक है, इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, 2SO3 गैस के साथ। ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ 2HI गैस, इक्विलिब्रियम बना रहा है किसके साथ, H2 गैस के साथ प्लस I2 गैस के साथ। ठीक है, इस रिएक्शन में ऑब्वियस सी बात है, सबको दिखाई दे रहा होगा कि इधर 1 मोल गैस का, इधर 2 मोल गैस के हैं, यानी एक तरीके से देखा जाए तो इसका डेल्टा Ng देखा जाए तो वो पॉजिटिव है। ठीक है, इसका डेल्टा Ng देखा जाए तो ये पॉजिटिव है। इसका डेल्टा Ng अगर हम लोग बोल रहे हैं, ठीक है, तो इसका डेल्टा Ng देखा जाए तो इधर 3 मोल गैस के हैं, इधर 2 मोल गैस के हैं, मतलब इस रिएक्शन का डेल्टा Ng नेगेटिव है। ठीक है, इस रिएक्शन का डेल्टा Ng की बात की जाए तो डेल्टा Ng 0 है दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ 2-2 मोल गैस के हैं, उसमें एक तरफ HI के दोनों मोल हैं और उधर H2 और I2 के दोनों 1-1 मोल हैं। ठीक है, तो अब ऐसे केस में अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने का मतलब अब हमने अगर प्रेशर बढ़ाया तो इक्विलिब्रियम प्रेशर को कम करना चाहेगा, और कम करने के लिए किधर जाएगा, जहां ज़्यादा गैस के मोल थे उधर से कम गैस के मोल की तरफ। तो अगर डेल्टा Ng पॉजिटिव हो तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि प्रेशर बढ़ाने पर, ठीक है, ये दो बातें सीधी सी ध्यान रख लो। अगर डेल्टा Ng ज़्यादा पॉजिटिव है, इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाया है और डेल्टा Ng पॉजिटिव है, जैसे इस केस में है, ठीक है, तो इस केस में डेल्टा Ng पॉजिटिव है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, ज़्यादा गैस के मोल की तरफ से कम की तरफ जाएगी, यानी प्रोडक्ट साइड से इस केस में रिएक्टेंट साइड जाएगी। तो अगर इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाया जाता है डेल्टा Ng पॉजिटिव के केस में तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अगर इस केस में हम लोग बात करें डेल्टा Ng जिस केस में नेगेटिव है, ठीक है, तो डेल्टा Ng अगर नेगेटिव है, ऐसे केस में अगर मैं इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ा देता हूँ
तो ऐसे केस में इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करना चाहेगा, और कम करने का मतलब वही है ज़्यादा गैस के मोल से कम की तरफ जाएगा। तो इधर 3 है, इधर 2 है, ठीक है, तो 3 मोल गैस की तरफ से 2 मोल गैस की तरफ जाएगा, मतलब फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो ये इक्विलिब्रियम किधर जाएगा इस केस में, फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो लिखी जाएगी वो फॉरवर्ड डायरेक्शन लिखी जाएगी। तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाया जाता है किसी रिएक्शन का जिसका डेल्टा एन जी पॉजिटिव हो तो बैकवर्ड जाएगी, और डेल्टा एन जी नेगेटिव हो तो वो फॉरवर्ड जाएगी। और ये वाला जो केस है, इस केस में क्या होगा, इस केस में दोनों तरफ गैस के मोल बराबर हैं, मतलब ना तो फॉरवर्ड जाने से कुछ हो मिलेगा उसे, ना बैकवर्ड जाने से कुछ मिलेगा। और वैसे भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ऐसी रिएक्शन के केस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह जो होती है, ठीक है, इसका जो इक्विलिब्रियम होता है वो प्रेशर पे या इक्विलिब्रियम प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है। तो आप अगर इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर वगैरह चेंज भी करोगे तो भी इसके डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ना फॉरवर्ड जाएगी ना बैकवर्ड जाएगी, क्योंकि इधर भी 2 मोल गैस के हैं, इधर भी 2 मोल गैस के हैं। तो इस केस में आप लोग लिखोगे नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट। ये अपनी कॉपी पे नोट करोगे और इसको भी नोट करोगे, ठीक है। इसके अलावा पहले ये नोट कर लो जल्दी से, फिर मैं एक बात पूछने वाला हूँ आपसे। हाँ भाई, अब मेरे को आपसे पूछना है या बताना है, दोनों बातें समझ लो, ठीक है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ये 2 अलग अलग टर्म्स हैं। कंपोजिशन का तो मतलब इनडायरेक्टली होता है कि हम एक मिक्सचर में किसकी कितनी परसेंटेज है, किसका कितना फ्रैक्शन है, ये बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग चीज़ है और इक्विलिब्रियम कंपोजिशन अलग चीज़ है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने प्रेशर चेंज किया, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज किया, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज होगा या नहीं होगा, तो फिर वही बात है, हम बहुत पहले से जान रहे हैं कि प्रेशर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड ही नहीं करता। तो अगर हम प्रेशर चेंज करेंगे, चाहे किसी गैस का करें चाहे टोटल प्रेशर चेंज करें, प्रेशर चेंज करने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होता है। लेकिन अब अगर मैं यही वर्ड यूज़ करूं कि इक्विलिब्रियम कंपोजिशन चेंज होगी या नहीं होगी, तो भाई आप खुद ही देख लो यार कि ये रिएक्शन जैसे फॉरवर्ड गई, तो फॉरवर्ड गई तो ऑब्वियस सी बात है पहले के मुकाबले PCl3 Cl2 के मोल इंक्रीज किए होंगे, PCl5 के मोल डिक्रीज किए होंगे, तो उसका मोल परसेंटेज कम हुआ होगा, इनका मोल परसेंटेज ज़्यादा हुआ होगा। अब जो नया इक्विलिब्रियम आएगा उस मोमेंट पे, ठीक है, तो रिएक्शन तो फॉरवर्ड बैकवर्ड गई है ना, तो उससे उनकी रिलेटिव अमाउंट तो चेंज हुई है, और रिलेटिव अमाउंट चेंज हुई है तो आप कह सकते हो कि उनकी कंपोजिशन क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। या ये फॉरवर्ड गया है तो इससे भी इनका वही है, रिलेटिव अमाउंट चेंज हुआ है, इनकी परसेंटेज चेंज हुई है, ठीक है। तो इनका सीधा सीधा मतलब है कि ऐसे केस में इक्विलिब्रियम कंपोजिशन बदल जाती है या बदल सकती है, ठीक है, लेकिन हाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नहीं बदलेगा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज होगा या नहीं होगा, तो सेम स्टोरी है। अगर मैंने इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया होता तो रिएक्शन बैकवर्ड गई, तो इसका मतलब PCl5 का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम हो गया पहले के मुकाबले, अब ये कम डिसोसिएट हो रहा है, ठीक है। हाँ, इसी रिएक्शन में अगर मैंने क्या कर दिया होता, इसी रिएक्शन में अगर मैंने पी इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर कम किया होता डिक्रीज, तो ये किधर गया होता, रिएक्शन फॉरवर्ड गया होता, ठीक है। और फॉरवर्ड जाने का क्या मतलब है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करूंगा, ये बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा। फॉरवर्ड जाने का इनडायरेक्ट मतलब क्या हुआ, PCl5 पहले के मुकाबले और ज़्यादा टूटेगा, और ज़्यादा डिसोसिएट होगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप अपने आप से क्या समझ रहे हो, यहाँ पे आपको समझ लिखना है कॉपी पे, ऑन चेंजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर, ऑन चेंजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर चेंज करना या वेसल की वॉल्यूम चेंज करना दोनों रिलेटेड है, ठीक है। वेसल की वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। ऑन चेंजिंग इक्विलिब्रियम प्रेशर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये अच्छे से समझना और लिखना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डज नॉट चेंजेस but equilibrium composition or
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा डिसोसिएशन, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैन चेंज। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या इक्विलिब्रियम कंपोजिशन जो है वो चेंज हो सकती हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। अच्छा, कैन चेंज वर्ड यूज किया है, क्या चेंज होगी ही होगी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? वो जरूरी नहीं है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस टाइप की जो रिएक्शन होगी HI वगैरह वाली, जो ये रिएक्शन है जहाँ पे डेल्टा NG का डिफरेंस 0 आ रहा है, तो आइडियली अगर बात करें तो ऐसे केस में प्रेशर कम ज़्यादा करने से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वगैरह चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और ये जो वैल्यूज़ हैं ये इनिशियल प्रेशर या इक्विलिब्रियम प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपनी कॉपी में अच्छे से उतार लो। इसके बाद मैं इसे हटाते हुए एक क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हाँ भाई, एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा सोच समझ के जवाब देना, ठीक है। मान लो आपके पास एक इक्विलिब्रियम है A गैसियस, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद क्या 2B गैसियस, ठीक। ये किसी वेसल में आया हुआ है, ये क्वेश्चन है मान लो, ठीक है। ये किसी वेसल में ये इक्विलिब्रियम हमने अचीव कर रखा है, A गैसियस इन इक्विलिब्रियम विद जो भी था मैंने बताया, ठीक है, 2B गैसियस के साथ। और एट इक्विलिब्रियम मैं आपको बता रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम इसका जो प्रेशर था वो मान लो PA था, ठीक है, PA इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर था, PA1 लिख दे रहा हूँ, और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर था PB1, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम प्रेशर था इनका, ठीक। अच्छा, PA ही मान लो, ये PA था और ये PB था, ठीक है। तो इनका ये इक्विलिब्रियम प्रेशर था PA एंड PB, ठीक है। अब आगे ध्यान दो, नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इंक्रीज्ड, vessel is increased, now volume of vessel is increased, then at new equilibrium pressure of A and B are PA dash and PB dash respectively. Then at new equilibrium pressure of A and B are PA dash and PB dash respectively. Select correct option, ठीक है। तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ, और आपको एक प्रॉपर करेक्ट ऑप्शन जो है इसमें से सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या है आपके पास? PA डैश जो है, ठीक है, वो होगा आपके पास ग्रेटर देन PA, और PB डैश जो होगा वो होगा आपके पास लेस देन PB, ठीक है। या फिर आपके पास मैंने लिख दिया PA डैश लेस देन PA लेकिन PB डैश ग्रेटर देन PB, मतलब A का जो प्रेशर है नया इक्विलिब्रियम पे वो पहले वाले प्रेशर से कम, और B का जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो पहले वाले से ज़्यादा, ठीक है। या फिर तीसरा ऑप्शन है आपके पास PA डैश भी लेस देन PA है, और PB डैश जो है वो भी लेस देन PB है, ठीक है। और उसके बाद चौथा ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, उसका उल्टा कर दे रहा हूँ तीसरे का, ठीक है। PA डैश जो है वो भी ग्रेटर देन PA है, और PB डैश जो है वो भी ग्रेटर देन PB है, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को और ऑप्शन को समझना है आपको कि पहले PA और PB था प्रेशर, बाद में मैंने वॉल्यूम बढ़ा दी वेसल की, वॉल्यूम बढ़ा दी तो नया इक्विलिब्रियम जब आया तो नए इक्विलिब्रियम पे इनमें जो A का प्रेशर था वो PA डैश हो गया और B का जो प्रेशर था वो PB डैश हो गया, और आपको इनमें से प्रॉपर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन कम होगा कौन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपने से वीडियो पॉज करके सोचो, सोच समझ के जवाब दो। इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाना चाहिए या बैकवर्ड जाना चाहिए, इसको सोचते हुए जवाब देने की कोशिश करो। हाँ भाई, तो आपको वीडियो पॉज करके अगर आपने अटेम्प्ट कर लिया और आप अपनी कॉपी पे आंसर मार्क कर चुके हैं तभी आगे देखेंगे। हाँ भाई, तो अगर आपने आंसर मार्क कर लिया है तो आप आगे ध्यान दो कि अभी मैंने क्या बताया था कि वेसल की वॉल्यूम बढ़ा दिए
और वेसल की वॉल्यूम अगर हम बढ़ाते हैं, ठीक है, तो वेसल की वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब है कि प्रेशर कम कर दिया गया है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम कर दिया गया है, ठीक है। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करते हैं तो इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है प्रेशर बढ़ाने की डायरेक्शन में, और प्रेशर किधर बढ़ेगा, जहां गैस के मोल ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल सीधा सा यही कहता है यार, जो हम कर रहे हैं इक्विलिब्रियम उसका उल्टा कर रहा है। तो अगर हमने वॉल्यूम बढ़ा दी यानी हमने प्रेशर कम कर दिया, तो इक्विलिब्रियम उस प्रेशर को बढ़ाना चाहेगा। बढ़ाने के लिए कम गैस के मोल की तरफ से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ जाएगा, यानी ए जो है वो बी की तरफ जाएगा, ठीक है। ए जो है वो किसकी तरफ जाएगा, बी की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ए अगर बी की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ए का प्रेशर घटेगा और बी का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ए का प्रेशर कम हो जाएगा और बी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी इसका आंसर होना चाहिए सेकंड, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड गई है तो फॉरवर्ड जाने से ए का प्रेशर कम हो गया, बी का प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो गया, ठीक। तो एज यूजुअल अगर आप लोगों ने इसमें सेकंड आंसर मार्क किया है, ठीक है, अगर आपने इसमें सेकंड आंसर मार्क किया है तो इसको क्रॉस कर लो, और क्रॉस करके जो हो आप लोग वो लिख लो, क्या, नालायक। पता नहीं कितनी बार आपकी कॉपी नालायक वर्ड से भर गई होगी, लेकिन फिर भी लिखते चलो ताकि याद रहे कि हम इतनी 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 जगह बेवकूफ़ी करते आए हैं, ठीक है। तो आप अपनी कॉपी में यहाँ नालायक लिख लोगे तो फिर क्या, कैसे करना चाहिए था आपको तो अभी भी नहीं लग रहा होगा, अभी भी लग रहा होगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी तो फॉरवर्ड जाने से तो बी का प्रेशर बढ़ना चाहिए। तो दिमाग के पैदल लोगों, आप एक छोटी सी बात तो शुरुआत में ही भूल रहे हो कि हमने वॉल्यूम भी तो बढ़ाई है, ठीक है। और जब हमने वॉल्यूम इंक्रीज की है तो ए का तो प्रेशर, ए और बी दोनों का प्रेशर कम हुआ ना, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दी तो प्रेशर तो ए का भी कम हुआ तो बी का भी तो कम हुआ था, ठीक है। हाँ, जो टोटल प्रेशर कम हुआ था उसको कंपनसेट करने के लिए, उसके इफेक्ट को कंपनसेट करने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाके उसको कुछ हद तक भरपाई करने की कोशिश करती है। लेकिन भरपाई करने का मतलब ये थोड़ा ना कि उसका जो पहले प्रेशर था उससे भी ज़्यादा पहुंचा देगा, ठीक है। प्रेशर तो ए का भी कम हो गया था वॉल्यूम बढ़ाने से और बी का भी कम हो गया था, ठीक है। ए और बी दोनों का प्रेशर कम हो गया था। तो अब मेन बात क्या थी, मेन बात थी कि प्रेशर मतलब उस भरपाई को करने के लिए प्रेशर को वापस कुछ हद तक बढ़ाने के लिए इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा, ठीक है। लेकिन फॉरवर्ड जाएगा तो इतना आगे थोड़ा ना चला जाएगा कि ये अपने पुराने वाले प्रेशर से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो आप ऐसे सोचो, इसको मैं मैथमेटिकली समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ए और ये 2B है, मान लो इसका प्रेशर 2 था, इसका प्रेशर मान लो कितना था, इसका भी प्रेशर मान लो 4 था मान लो, ठीक है। तो इसका KP कितना हुआ, इसका KP हुआ 4²/2 यानी 16/2, ठीक है। तो 16/2 ये कितना हो गया आपके पास, 8 हो गया, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को देखो कि अगर ये 2 था तो ये 4 था, ठीक है। और मान लो इसका KP था आपके पास 8, ठीक है। अब बताओ, आपको इतना तो श्योर है कि ए का प्रेशर घटेगा दोनों कारणों से, वॉल्यूम बढ़ाई है उस वजह से भी ए का प्रेशर कम होगा, और वॉल्यूम बढ़ाने के बाद इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा तो उस वजह से भी कम होगा। तो मान लो कि इसका प्रेशर 1 हो गया, ठीक है। तो इसका प्रेशर 1 हो गया और इसका प्रेशर मान लो P है, ठीक है। तो भाई P²/1 इज इक्वल टू है तो वही 8 ही ना, ठीक है। और ये 8 है तो एक तरीके से ये जो वैल्यू है ये क्या 4 से ये क्या हो जाएगी 2√2 हो जाएगी, ठीक है। यानी लेस देन 4 तो है ना, ठीक है। भाई आप एक बात देखो कि इसका प्रेशर कम हुआ, ठीक है। कोई वैल्यू आपके पास, एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, आपको ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है, ठीक है। ये वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो भाई अगर आप डिनोमिनेटर घटाओगे तो आपको न्यूमिनेटर को भी तो कम करना पड़ेगा, ठीक है। तभी ना ये वैल्यू क्या रह पाएगी, कांस्टेंट। आप इसको कम कर दो और इसको अपनी पुरानी वाली वैल्यू से ज़्यादा कर दो तो किसी भी हालत में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू अचीव होगी क्या, हो ही नहीं सकती, ठीक है। इसको कम कर रहे हो तो इसको भी तो कम करना पड़ेगा, और वही चीज़ आप देख भी लो यहाँ होगी भी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए का प्रेशर कम हुआ है तो साथ साथ बी का प्रेशर भी कम होगा पहले के मुकाबले, ठीक है। हाँ, इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड इसलिए शिफ्ट हुआ था क्योंकि दोनों का प्रेशर कम हुआ था, उसी को तो कंपनसेट करने के लिए आगे गया था। लेकिन इतना भी आगे नहीं चला जाएगा कि पुराने वाले से ज़्यादा हो जाए। पुराने वाले से ज़्यादा होने का मतलब होता है कि न्यूमिनेटर तो पहले से ज़्यादा, डिनोमिनेटर पहले से कम, तो ये रेशियो तो चेंज हो गया। जबकि हम कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू तो चेंज रखनी नहीं है, बल्कि हमें इसको कांस्टेंट रखने की बात कर रहे थे, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझो, इस वैल्यू के बेसिस पे भी मैं बता चुका हूँ कि अगर ये 1 हुआ है तो ये भी 4 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा। आप देख सकते हो ये 2√2 से यानी 4 से छोटा ही आया है, ठीक है, कम ही आएगा, ज़्यादा आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो अगर आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो आप इस फैक्टर को थोड़ा ना भूल जाओगे,
ठीक है, तो इसका जो एक्चुअल आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा। जो ए का अब इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा वो उस पुराने वाले प्रेशर से कम होगा, बी का जो इक्विलिब्रियम प्रेशर होगा वो भी उसके पुराने वाले इक्विलिब्रियम प्रेशर से कम होगा। ठीक है, हाँ भरपाई के लिए थोड़ी बहुत की टोटल प्रेशर कुछ बढ़ जाए, इसलिए इक्विलिब्रियम किधर गया था, फॉरवर्ड गया था। ठीक है, लेकिन पुराने वाले प्रेशर तक नहीं जा पाएगा, तो इस बात को ध्यान रखो। पी ए डैश भी पी ए से कम होगा और पी बी डैश भी पी बी से कम होगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था जो बच्चे जनरली मिस्टेक करते हैं। ठीक है, कंसेप्चुअली गलती कर देते हैं, उनको लगता है फॉरवर्ड गया तो बी का प्रेशर बढ़ गया, ए का कम हो गया। भाई वॉल्यूम पहले बढ़ाई गई थी इसलिए प्रेशर दोनों का कम हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। इसको आप सही से अपनी कॉपी पे नोट करो। फिर एक क्वेश्चन और देता हूं आपको। हाँ भाई, मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, और जो भी क्वेश्चन वगैरह मैं दे रहा हूँ उनको बहुत अच्छे से सोच समझ के करो, क्योंकि जितने क्वेश्चन मैं देता हूँ उससे मैं एक्चुअली थ्योरी पार्ट कवर करना चाहता हूँ, उससे मैं कुछ समझाने वाली बातें जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो भी कवर करना चाहता हूँ। ठीक है, और करने की कोशिश करता ही हूँ हर जगह। तो मेरे हर क्वेश्चन को, क्लासरूम क्वेश्चन को, या जो भी मैं वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको सीरियसली सिंसियरली सॉल्व करो। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी पे लिखो। कॉपी पे लिखो, इन ए क्लोज्ड वेसल N2O4 gas is taken at initial pressure 6 atm, initial pressure 6 atm, which 1/3 dissociates to 1/3 1/3 1/3 dissociates to NO2, then find दो क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पे, क्वेश्चन को अच्छे से लिख के करोगे। देन फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन, Kp फॉर द रिएक्शन आपको दे रहा हूं N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। ठीक है, देन फाइंड Kp फॉर द रिएक्शन है आपके पास N2O4 गैस इन इक्विलिब्रियम विद 2NO2 गैस। ठीक है, दूसरा है नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, ठीक है, नाउ वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, देन फाइंड pressure of N2O4 and NO2 at new equilibrium. Then find pressure of N2O4 and NO2 at न्यू इक्विलिब्रियम। भैया आपने अगर वॉल्यूम डबल करोगे तो एक बार इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, वो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा, तो एक नया इक्विलिब्रियम आएगा। उस नए इक्विलिब्रियम पे आपको N2O4 और NO2 का नया प्रेशर आपको फाइंड आउट करना है। एंड ऑल्सो फाइंड न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। पहले तो आपको दे भी रखी थी, ठीक है, कि 1/3 डिसोसिएट हो रहा है, लेकिन जब हमने वॉल्यूम डबल कर दी तो उस कंडीशन में नया इक्विलिब्रियम प्रेशर भी बताना है और न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बताना है, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। ठीक है, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ N2O4। ये 2-3 वैल्यू जो हैं ये वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करना स्टार्ट करो। ठीक है, और पूरा सॉल्व कर डालो इस क्वेश्चन को, जल्दी से पूरा क्वेश्चन नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व कर लो। मैं इस क्वेश्चन को हटाने जा रहा हूँ, साफ करने जा रहा हूँ। पर आप लोग जब तक अपने आप से इसको सॉल्व नहीं करेंगे तब तक इसको नहीं देखना है आगे। और इस क्वेश्चन को करने की 2 अप्रोच होंगी, मैं दोनों डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ।
हाँ भाई, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आपके पास N2O4 का इक्विलिब्रियम N2O4 इन इक्विलिब्रियम टू NO2, इसका Kp डिसाइड करना जो था वो तो बहुत ही आसान पार्ट था, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि पहला पार्ट तो आप सब लोगों ने कर ही लिया होगा। मैं ऑलरेडी आपको इनिशियल प्रेशर को टोटल प्रेशर इनिशियल प्रेशर को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कराना सिखा चुका हूँ। ये चीज़ आपके मन में रहनी चाहिए कि अगर इसका 1 मोल होगा तो इसके 1 में से अल्फ़ा मोल जाएगा और ये 2 अल्फ़ा मोल बनेगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास इनिशियल प्रेशर, ठीक है, इनिशियल प्रेशर इसका P है, इसका 0 है, तो एट इक्विलिब्रियम आप लोगों को क्या लिखना है, P इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है इसको P से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये जो 2 अल्फ़ा है इसको भी P से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा P इंटू 1 माइनस अल्फ़ा, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर बनेगा 2P अल्फ़ा, ठीक है। अब आप लोग ध्यान दो कि आपको ये सब वैल्यूज़ दे रखी हैं इस क्वेश्चन में। P कितना है 6 और 1 माइनस अल्फ़ा 1 माइनस 1/2, तो एक तरीके से आपके 1/2 नहीं, सॉरी 1 माइनस 1/3, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/3, ठीक है। और 2/3 6 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका प्रेशर आएगा 4, ठीक है, 2/3, यहाँ पे फिर 2, यहाँ 6, और अल्फ़ा की वैल्यू आपके सामने है ही है 1/3, ठीक है। तो 1/3 इसको करोगे तो ये भी 4 atm, तो इसका भी इक्विलिब्रियम प्रेशर 4 atm आ गया, इसका भी इक्विलिब्रियम प्रेशर 4 atm आ गया। और जब आप Kp सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ NO2 का स्क्वायर अपॉन में प्रेशर ऑफ N2O4, यानी यहाँ भी आपके पास देखा जाए तो वही 4 का स्क्वायर बाई 4 बन रहा है, और 4 का स्क्वायर बाई 4 यानी 4। गजब, यहाँ पे सब कुछ 4 4 4 आ गया, ठीक है। N2O4 का प्रेशर भी 4 है, NO2 का प्रेशर भी 4 है, और Kp जो है वो भी 4 आ गया, ठीक है। तो ये पहला पार्ट तो मजाक में ही हो गया, कुछ था ही नहीं, ठीक है। इसका प्रेशर इक्विलिब्रियम प्रेशर अगर इनिशियल P है तो P इंटू 1 माइनस अल्फ़ा होगा, और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर जो है वो 2P अल्फ़ा होगा, और इस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लिया, ठीक। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ इतना तो आपने सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद अगर आगे कैसे करा है वहाँ हमें थोड़ा सोचना होगा, ठीक है। तो हमें बोला गया है कि अब हमने इस वॉल्यूम को डबल कर दिया है, ठीक है। तो एक बात सोचो आप लोग, पहली बात तो कि जैसे ही आप वॉल्यूम डबल करोगे, जस्ट आफ्टर डबलिंग वॉल्यूम, तो मैं अगर इनके प्रेशर की बात करूं तो जैसे ही आप वॉल्यूम डबल करोगे भाई, तो वॉल्यूम डबल करते ही दोनों, चाहे N2O4 है चाहे NO2 है, दोनों का प्रेशर उसी मोमेंट पे हाफ हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बैकवर्ड जाएगी, वो सब कुछ होगा, लेकिन ये सब तो बाद में होगा ना, ठीक है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम डबल करोगे तो इनका तो प्रेशर आधा आधा हो जाएगा उस मोमेंट पे, ठीक है। तो उस मोमेंट पे इनका प्रेशर हाफ और हाफ हो जाएगा। तो ये जो प्रेशर था, क्योंकि वॉल्यूम डबल करी गई है, तो ये जो प्रेशर 4 था, ये 4 अब कितना हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा। ये जो 4 था ये भी कितना हो जाएगा, 2 atm हो जाएगा, ठीक है। और क्या अब ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ऐसे केस में जहाँ डेल्टा एन जी नॉन जीरो है, तो अगर हम वहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा दिए, प्रेशर कम कर दिए, तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, और प्रेशर बढ़ाने के लिए ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि इधर 1 मोल गैस का, इधर 2 मोल गैस के हैं, ठीक है। तो कम गैस के मोल की तरफ से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ जाएगी, ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगी, ठीक है। इसको आप Q से भी चेक कर सकते हो, इसका Q क्या लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी 2। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि Q जो है वो Kp से छोटा है, यानी रिएक्शन किधर जानी चाहिए, फॉरवर्ड जानी चाहिए। और यही तो बताया जा रहा है कि ये रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। इसको आप ली चेटेलियर से भी देख लोगे कि वॉल्यूम बढ़ाई, प्रेशर कम किया, तो कम गैस के मोल से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ जाएगा प्रेशर बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम, अब कुछ तो आपको नया जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, एट न्यू इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब नया इक्विलिब्रियम आएगा तो इसमें से कुछ कम हो जाएगा, 2 में से कुछ कम होगा। अच्छा, अगर इधर x कम होगा तो इधर ध्यान रहे, कई गधे यहाँ पे x जोड़ देंगे, x नहीं जोड़ना है, यहाँ 2x जोड़ना है। इधर x कम होगा और इधर 2x ऐड होगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या मानते हुए लिखा हुआ है, न्यू इक्विलिब्रियम प्रेशर मान के लिखा है, ये मैंने इक्विलिब्रियम पे प्रेशर मान के लिखा है, ठीक है। तो एट न्यू इक्विलिब्रियम ये प्रेशर हो जाएगा 2 - x, और ये हो जाएगा 2 + 2x, और इसको आप चुपचाप किसके एक्सप्रेशन में रख दोगे, Kp के। Kp का एक्सप्रेशन क्या है, 2 + 2x का स्क्वायर अपॉन में 2 - x, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी,
ये वैल्यू उसी 4 के बराबर होगी। आपको पता है कि Kp तो चेंज होगा नहीं, ठीक है। अच्छा 2 यहाँ से कॉमन आ रहा है और उसका स्क्वायर कॉमन आएगा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और एक बहुत ही सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। इसमें x प्लस 1 बचेगा, उसका स्क्वायर कर दिया और ये 4 से 4 कैंसिल होने के बाद ये 2 माइनस एक्स इधर आएगा और ये x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x और -1 इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट आएंगे, ठीक है। तो उस 2 रूट में एक रूट इसका जो आएगा, जो मैंने को याद है मैं डायरेक्टली क्योंकि अभी क्लासरूम वगैरह में सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसका x की जो वैल्यू आएगी वो आपके पास आएगी 0.3, ठीक है। हाँ, इसका एक रूट ऐसा आएगा जो 2 से बड़ा होगा और 2 से बड़ा होगा तो x 2 से बड़ा हो नहीं सकता, तो उसको आप छोड़ दोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसलिए x की वैल्यू इसमें आएगी 0.3, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 0.3 आ गई तो ऑब्वियस सी बात है इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर आपको पता चल गया। इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है 1.7 है और इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर कितना है, इसका इक्विलिब्रियम प्रेशर 2.6 है। तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, x के लिए सॉल्व करोगे और x के लिए सॉल्व करने के बाद आप देखोगे कि इसकी जो वैल्यू आई है वो 0.3 आई है, ठीक है। 0.3 आई है x की वैल्यू, यानी इक्विलिब्रियम प्रेशर इसका 1.7 और इसका 2.6। अच्छा, अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने इससे जस्ट पहले एक क्वेश्चन करवाया था, आप देख लो, इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड गया लेकिन इसके बावजूद इसका जो प्रेशर है, नया इक्विलिब्रियम प्रेशर, वो पुराने वाले प्रेशर से एक्सीड नहीं ना कर गया, कम ही रहा ना। तो एक तरीके से न्यूमेरिकली भी मैंने शो किया आपके सामने कि ये भी कम होगा और ये भी कम होगा, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ गई ना, ठीक है। तो वो पिछला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, इससे समझ सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक पार्ट और था, पूरा क्वेश्चन मैंने कर दिया है, पूरा आप उतार लो, ठीक है। वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसको उतारो। इसको उतारने के बाद ही मैं आगे वाला पॉइंट डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। इसे उतारो पहले। हाँ भाई, तो आपने उतार लिया है, तब इसमें मैं बात कर रहा हूँ। मैंने बोला था कि इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ N2O4 की, न्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी, ठीक है, इसको आप बताओ। अपनी वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी पे इसकी नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी उसको लिखो, खुद से लिखो, ठीक है। ये इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिखो। हाँ भाई, तो इसकी जो नई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगी, आप देखो 2 में से कितना गया है, x गया है, ठीक है। तो 2 था, x चला गया, कितना है x, कितना है 0.3। तो जो नया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा वो कितना होगा 0.3 आउट ऑफ 2। तो एक में से कितना जाएगा, उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आपके पास हो जाएगा 0.3/2। ये आप अपनी कॉपी पे लिख लो, x की वैल्यू हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू हो जाएगी 0.3/2। हाँ भाई, अगर आपने इसका आंसर ये लिख लिया है कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.3/2 है, या आप ऑलरेडी लिख चुके हो, अपने आप से भी यही वैल्यू लिखे हो, तो आप यहाँ क्रॉस करके फिर से अपनी कॉपी पे जो है एज यूजुअल, केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ ज़्यादा ही बार हो गया लेकिन हो जा रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एज यूजुअल यहाँ क्रॉस करके अपनी कॉपी पे नालायक लिखोगे, ठीक है। क्या कारण है नालायक लिखने का? नालायक लिखने का कारण ये है नालायक को कि यहाँ पे आप इस बात को भूल गए कि N2O4 पहले से भी कुछ टूटा था। ये तो आपने देखा कि 2 जो प्रेशर था उसके बाद में कितना और टूटा, उसके बाद कितना टूटा, ठीक है। लेकिन N2O4 पहले भी तो टूटा हुआ था, पहले से ही वो 1/3 डिसोसिएटेड था, ठीक है। और ये तो उसके बाद के डिसोसिएशन को देखा है आपने केवल, ठीक। तो इस तरीके से अगर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाली है तो ऑब्वियस सी बात है ये आपने गलत निकाला है, ठीक है। और यहाँ गलत तो देखो ना यार, ये आंसर आपके पास कितना है 0.15। और आपको पता होना चाहिए कि जब हमने वॉल्यूम बढ़ाई थी तो इसका मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ना चाहिए था। फॉरवर्ड जाएगा प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाने से, और फॉरवर्ड जाएगा तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो 1/3 से यानी 0.33 से और ज़्यादा आना चाहिए था। और आप बेवकूफ़ों का जवाब देखो 0.15, मतलब पहले से भी कम हो गया। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है, सोचो ज़रा, और इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले वाले से कम हो गया, ठीक है। ये तो बेवकूफ़ी है।
तो यहाँ पे आप जो है इसको नलायक लिखोगे, इसमें गलती कहाँ हुई या इसको कैसे सही करना चाहिए था वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले इसको नलायक लिखो। और इसमें मैं इस क्वेश्चन को करने की एक अप्रोच और दे रहा हूँ पहले आपको, ठीक है। इस पॉइंट को डिस्कस करूँगा कि यहाँ गड़बड़ कहाँ हुई है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मैं इस क्वेश्चन को एक और अप्रोच से सॉल्व कर रहा हूँ, उसको सुन लो। और इसमें कुछ हटाने जा रहा हूँ साइड में स्पेस बनाने के लिए। आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, ठीक है। इस बात को समझना कि मान लो मैंने वही N2O4 6 ATM पे भरा, प्रेशर पे भरा, उसको इक्विलिब्रियम पे आने दिया, फिर मैंने वॉल्यूम डबल कर दी, फिर मैंने दोबारा इक्विलिब्रियम पे आने दिया, ठीक है। तो मैं एक बात बता दूं, ये जो बीच में इक्विलिब्रियम था 6 ATM पे, अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ठीक है। क्योंकि वो इक्विलिब्रियम तो आप डिस्टर्ब कर दिए हो, उसने तो डबल वॉल्यूम पे दोबारा से अपना एक नया इक्विलिब्रियम अचीव किया है, ठीक है। तो उसे उस पहले वाले इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि अगर मैंने एक गैस ली, N2O4 गैस ली 6 ATM पे, और मैंने डायरेक्टली उसकी वॉल्यूम उसी मोमेंट पे डबल कर दी होती, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसमें इक्विलिब्रियम आने दिया होता, तो इसका जो फाइनल इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी, और जब मैं इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया और उसके बाद डबल किया फिर इक्विलिब्रियम लाया, उसकी जो इक्विलिब्रियम सिचुएशन होगी दोनों सेम होगी। इसको मैं मैथमेटिकली भी इस क्वेश्चन के थ्रू प्रूव करूंगा आपके सामने, ठीक है। कहना क्या चाह रहा हूँ ज़रा अच्छे से समझो, इस बात को गौर करो। मैं कह रहा हूँ कि मैंने 6 ATM पे एक गैस भरी, मैंने उससे इक्विलिब्रियम अचीव किया, उसको अचीव करने के बाद मैंने वॉल्यूम डबल कर दी, उसको इक्विलिब्रियम पे दोबारा आने दिया, तो वो जो पहले इक्विलिब्रियम था वो कोई मतलब नहीं रखता। अब तो आपके पास एक सीधा सीधा डबल वॉल्यूम पे आपने एक इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, चाहे पहले वो इक्विलिब्रियम था या नहीं था वो मैटर ही नहीं करेगा। इनडायरेक्टली कि 6 ATM पे गैस थी मेरे पास, वो 6 ATM पे जैसे ही मैंने गैस भरी उसी मोमेंट पे अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दी, ठीक है, तो उस मोमेंट पे उसके बाद मैं अगर इक्विलिब्रियम लाऊं तो वो इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम ला के इक्विलिब्रियम लाऊं वो इक्विलिब्रियम, दोनों की फाइनल सिचुएशन जो होगी वो एक जैसी होगी, ठीक है। यहाँ मैं इक्विलिब्रियम लाया, फिर उसको मैंने फॉरवर्ड किया, उसके बाद मैंने नया इक्विलिब्रियम प्रेशर निकाला, ठीक है। इसी इक्विलिब्रियम को अगर मैं डायरेक्टली ऐसे मान के चलता कि नहीं मैं 6 ATM पे गैस भराऊँ, मैंने वॉल्यूम डबल कर दिया, अब मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया है, तो इसकी भी जो सिचुएशन होगी फाइनल वाली वो सेम होगी, ठीक है। यहाँ समझो, इसको मैं मैथमेटिकली समझा दे रहा हूँ। आपके पास N2O4 गैस है, ये डिसोसिएट होकर इक्विलिब्रियम बना ही रही है किसके साथ, 2NO2 गैस के साथ, ठीक है। तो एक बात बताओ, पहले इसका प्रेशर कितना था, 6 ATM था, ठीक है। लेकिन जैसे ही वॉल्यूम डबल कर दी मान लो, ठीक है, तो डबल के हिसाब से मुझे इसका इनिशियल प्रेशर कितना लेना चाहिए, ठीक है। अब अगर मैंने वॉल्यूम डबल कर दी तो मेरे हिसाब से जो इसका इनिशियल प्रेशर होना चाहिए था वो 3 होना चाहिए था, ठीक है। आप कई जगह, मैंने बोला ना कि आप कई जगह इनिशियल प्रेशर या इनिशियल वैल्यू रिप्रेजेंट करने में गड़बड़ कर देते हो, तो आप यहाँ पे 6 ATM नहीं लोगे, आप वॉल्यूम डबल कर चुके हो, वॉल्यूम डबल कर चुके हो तो वो 6 ATM नहीं रह गया बल्कि वो 3 ATM हो गया, और NO2 अभी भी 0 है। मैंने ये मान लिया कि रिएक्शन होने से पहले ही मैंने वॉल्यूम डबल कर दी, ठीक है। तो इसका मतलब ये 6 ATM था वो डायरेक्टली रिमूव घट करके 3 हो गया, और अब मैं कह रहा हूँ कि अब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे आने के लिए ऑब्वियस ही बात है एट इक्विलिब्रियम, इस 3 में से कुछ जाएगा, ठीक है। मतलब मैंने N2O4 भरा और भरते ही वॉल्यूम डबल कर दी, ठीक है। इक्विलिब्रियम आने से की बजाय वो मैंने ध्यान नहीं दिया कि या इक्विलिब्रियम आने का वेट नहीं किया, पहले ही डबल कर दी, उसके बाद मैंने इक्विलिब्रियम अचीव किया, तो 3 में से कुछ इसका प्रेशर 3 हो जाएगा। अब ये इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए 3 में से कुछ जाएगा, 3 - x, तो बदले में ये कितना बनेगा, 2x। अच्छा, इसको भी आप इसके Kp के एक्सप्रेशन में रखोगे, इसका Kp अभी अभी हमने निकाला था कि 4 है, जो कि मैंने साफ कर दिया यहाँ पे। Kp 4 है तो आप क्या करोगे, 2x का स्क्वायर करोगे, अपॉन में क्या करोगे, अपॉन में आप 3 - x करोगे, और ये क्वेश्चन में कितने के बराबर दिया हुआ है, 4 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा x², ठीक है, प्लस x और -3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो x² प्लस x - 3 इक्वल टू 0 बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे, अब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कर लेना, और सोल्व करके जो x की वैल्यू आएगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कई क्लास में इसको सोल्व करवा चुका हूं तो मैं जानता हूं, इस x की वैल्यू आपके पास आएगी 1.3, ठीक है। और अगर x की वैल्यू 1.3 आई है तो ये प्रेशर कितना हो जाएगा, 1.7,
और ये प्रेशर कितना हो जाएगा 2.6, और वही प्रेशर आप यहाँ निकाले थे तब भी तो 1.7 आया और 2.6 आया, और ऐसे निकाला है तो भी 1.7 और 2.6 आया है। मतलब आपने उस वेसल में पहले इक्विलिब्रियम लाया, फिर वॉल्यूम डबल करके इक्विलिब्रियम लाए, या आपने डायरेक्ट वॉल्यूम डबल कर दी फिर इक्विलिब्रियम लाए, ठीक है। तो वो जो बीच में इक्विलिब्रियम था उसका कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि फाइनली तो इक्विलिब्रियम डबल वॉल्यूम पे है और दोनों की डबल वॉल्यूम है, तो दोनों का जो फाइनल सिचुएशन होगा वो एक जैसा होगा, और वो आप मैथमेटिकली भी देख सकते हो। ये 1.7 और 2.6 होगा। और यहाँ भी आप ये समझ लो कि आपने 6 ATM की बजाय 3 ATM पे गैस भरी है, तो उसका भी जो फाइनल सिचुएशन होगा 1.7 और 2.6 होगा। अच्छा हाँ, इस अप्रोच से अगर क्वेश्चन करते तो आपका अल्फा निकालना आसान हो जाता, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, क्योंकि इसमें N2O4 पहले से कुछ नहीं टूटा हुआ था, ये 3 था, ये 0 था। अब ये पूरा जो टूट रहा है अब टूट रहा है, ठीक है। तो अब देखो ये 3 - x है, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है x/3 हो जाएगा, ठीक है। और x कितना निकाला था 1.3, तो 1.3/3, ठीक है। ये वैल्यू लगभग कुछ बनेगी वही 0.433, ठीक है, 0.433। तो आप देख लो 1/3 यानी 0.33 से तो ज़्यादा ही आई है ना, और आनी भी चाहिए थी। प्रेशर वॉल्यूम बढ़ाया है, प्रेशर कम किया है, तो N2O4 का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ गया था, तो ये वैल्यू पहले के मुकाबले ज़्यादा आनी चाहिए थी, 1/3 से ज़्यादा, तो आ भी गई 0.433 इसका एक्चुअल डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा, ठीक है। अब कई सोच रहे होंगे कि अगर हमने इस अप्रोच से क्वेश्चन कर लिया होता तो हम तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल ही नहीं पाते। निकाल सकते थे, आराम से निकाल सकते थे। ये 2.6 जो बना है वो इसके टूटने से बना है ना, N2O4 के, तो ये 2.6 बना है, तो इसका मतलब N2O4 कितना टूटा है 1.3, ठीक है। 2.1 से डबल बन रहा है, तो 2.6 बनाने का मतलब है कि 1.3 ये टूटा है, और अगर ये 1.3 टूटा है तो 1.7 में 1.3 को जोड़ दो, 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 में से 1.7 चला गया है, 1.7 बच गया है और 1.3 चला गया है, तो आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उसी हिसाब से निकालोगे कि 3 में से 3 क्यों कर रहा हूँ, 2.6 का आधा करा 1.3, तो वो इसके 1.3 पार्ट के टूटने से ही तो गया है ना, ठीक है। तो और बचा हुआ कितना 1.7, तो 1.7 जो बच गया प्लस 1.3 जो टूट गया, टोटल मिलके हो गया 3, तो 3 में से 1.3 जा रहा है, इसीलिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यही हो जाएगा 1.3/3 0.433, ठीक है। तो एक दो चीज़ें इस क्वेश्चन में मैंने 2-3 बातें डिस्कस किया, इसको जरा आराम से कूल माइंड से सोचना कि मैंने क्या बताने की कोशिश की है। और ये गलती तो अक्सर बच्चे करते हैं कि x/2 करके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.15 बता देते हैं, वो तो बेवकूफ़ी है ही है, ठीक है। चलो अब इससे रिलेटेड और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इसको उतार लो अपनी कॉपी पे। हाँ भाई, अब अपनी कॉपी में एक नया पॉइंट नोट करोगे। जैसे गैस है, तो गैस के केस में गैस के बीच में इक्विलिब्रियम आया हुआ था गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, तो आपने वॉल्यूम कम ज़्यादा की तो उनसे उनका प्रेशर वगैरह चेंज हुआ, इक्विलिब्रियम प्रेशर, और उससे आपने पता किया कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है, ठीक है, इक्विलिब्रियम आया हुआ है सॉल्यूशन में, और अगर आपने उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, यानी एक तरीके से सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ा दी, आपने डाइल्यूशन कर दिया, ठीक है, तो डाइल्यूशन का जो इफेक्ट होगा, एक वर्ड में शायद पहले भी कभी बोल रहा हूँ कि सॉल्यूशन गैस में जो काम प्रेशर का होता है, सॉल्यूशन में वही काम कंसंट्रेशन का होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक साथ सभी स्पीसीज़ की कंसंट्रेशन कम कर दी, क्योंकि पानी डालोगे तो कोई एक पर्टिकुलर की तो कंसंट्रेशन कम होगी नहीं, सबकी कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है। तो अगर पानी जैसे ही मिलाया, डाइल्यूशन किया, तो इससे क्या इफेक्ट आएगा, इसको आप पिछले प्रेशर वाले इफेक्ट से, इक्विलिब्रियम प्रेशर वाले इफेक्ट से कोरिलेट कर सकते हो, ठीक है। प्रेशर कम करते थे तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने की तरफ जाता था, कम गैस के मोल से ज़्यादा मोल की तरफ जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से एक सॉल्यूशन में इक्विलिब्रियम आया हुआ है, उसमें मैंने ला के ये लाया पानी और भर के उसमें डाल दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। तो उससे क्या होगा, सबकी कंसंट्रेशन, सभी स्पीसीज की कंसंट्रेशन एक साथ कम हो जाएगी, और जब एक साथ सबकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो इक्विलिब्रियम क्या चाहेगा, कंसंट्रेशन को बढ़ाना। तो कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए क्या करेगा, वो
उस तरफ से जहां सॉल्यूशन में कम नंबर ऑफ स्पीसीज है उस तरफ से उस तरफ जाएगा जहां पे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ स्पीसीज ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ गैस कहाँ जाती थी, इक्विलिब्रियम कहाँ जाता था, कम गैस के मोल से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ। ये नहीं मैटर करता था कि गैस कौन सी है, N2O4 है कि NO2 है, PCl5 है कि PCl3 है, ये नहीं मैटर करता था, बस कम गैस के मोल से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ जाता था। यही काम सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, सॉल्यूशन के केस में अगर आप उसको डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने पे इक्विलिब्रियम लोअर नंबर ऑफ स्पीसीज से इन एक्वस सॉल्यूशन से हायर नंबर ऑफ स्पीसीज इन एक्वस सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। वो अपनी कंसंट्रेशन को सॉल्यूशन में ओवरऑल कंसंट्रेशन ऑफ जितनी भी स्पीसीज है उनकी ओवरऑल कंसंट्रेशन को बढ़ाना चाहेगा, तो वो लोअर नंबर से हायर नंबर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आप अपनी कॉपी में नोट करो। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा तो और आराम से समझ जाओगे। नोट करो, ये इनडायरेक्टली एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन इक्विलिब्रियम in aqueous solutions can be correlated with above effect मतलब जो मैंने अभी इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम प्रेशर वाला जो बताया था उससे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन आप सीधा दिमाग में रख लो, ऑन डाइल्यूशन इक्विलिब्रियम shifts from lower number of species से मोस्टली मतलब आयन से हैं, जो सॉल्यूशन का पार्ट है उससे मतलब है। ठीक है, जो सॉलिड वगैरह है उससे मतलब नहीं है, जो सॉल्यूशन का पार्ट है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट फ्रॉम लोअर नंबर ऑफ स्पीसीज इन एक्वस सॉल्यूशन टू हायर नंबर ऑफ स्पीसीज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम किधर से किधर जाएगा, जहां एक तरफ वाटर में कम नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कम नंबर ऑफ स्पीसीज है या कम नंबर ऑफ आयन है, उस तरफ से ज़्यादा नंबर ऑफ आयन या ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीसीज की तरफ जाएगा ताकि कंसंट्रेशन दोबारा से बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन पे तो कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो ये आप अपनी कॉपी पे नोट करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, उस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट पे इसी तर्ज पे सोचने की कोशिश करो। हाँ भाई, एक क्वेश्चन मान लो मैं आप लोगों को दे रहा हूं, जैसे एक इक्विलिब्रियम है, मान लो आपके पास Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस। हालांकि ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ज़्यादा शिफ्ट रहता है, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम मान के समझ लो। ठीक है, Cu सॉलिड प्लस 2Ag प्लस एक्वस इक्विलिब्रियम बना रहा है Cu2 प्लस एक्वस एंड Ag सॉलिड के साथ। ठीक है, 2Ag सॉलिड के साथ ये इक्विलिब्रियम बन रहा है। ठीक है, अब आपको लिखवा रहा हूं मैं, अबव इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, अबव इक्विलिब्रियम ऑलरेडी इक्विलिब्रियम अचीव कर लिए हम लोग। अबव इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड इन 500 ml सॉल्यूशन, above equilibrium is achieved in 500 ml solution and at equilibrium concentration of Ag plus and concentration of Cu2 plus are x and y molar respectively। x की और y की जो कंसंट्रेशन Ag प्लस की और Cu2 प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो x एंड y मोलर रिस्पेक्टिवली हैं। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन में, नाउ 500 ml water is further added in the solution then at new equilibrium, क्योंकि आपने एक बार तो उसको डिस्टर्ब कर दिया वो, लेकिन फिर वो दोबारा इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। then at new equilibrium select correct statement, select new equilibrium, select correct
ऑप्शन। ठीक है, आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ऑप्शंस मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, पहला, दूसरा, ठीक है, तीसरा, चौथा। कुछ इस तरीके के ऑप्शन है। मान लो Ag+ की कंसंट्रेशन वॉल्यूम डबल कर दी गई है, 500 ml पहले थी, 500 और ऐड कर दिया गया है, तो Ag+ की कंसंट्रेशन x/2 एट न्यू इक्विलिब्रियम। Cu2+ की कंसंट्रेशन y/2। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है Ag+ की कंसंट्रेशन लेस देन x/2 और Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो y/2 से ज़्यादा है। ठीक है, Cu2+ की कंसंट्रेशन और लेस देन y है। तीसरा ऑप्शन है आपके पास कि इसकी जो कंसंट्रेशन है Ag+ की वो x/2 से बड़ी लेकिन x से छोटी है, और Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो y/2 से ज़्यादा बड़ी है। नहीं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, y/2 से छोटी है। ठीक है, लेस देन y/2 है। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रहा हूँ कि Ag+ की जो कंसंट्रेशन है वो भी लेस देन x/2 है, और Cu2+ की जो कंसंट्रेशन है वो भी लेस देन y/2 है, लेस देन। ठीक है, तो आपको इन चार ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। अगर ली चैटेलियर प्रिंसिपल से सोचोगे तो आप इस क्वेश्चन को सीधे सीधे मन में सॉल्व कर लोगे। पूरा क्वेश्चन मन में सॉल्व हो जाएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल से सोचोगे तो जल्दी से इस क्वेश्चन के बारे में सोचो और सॉल्व करो। वीडियो पॉज करके मन में सोचो, मन में ही सोचने लायक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ भाई, तो अगर आपने सोचा तो मैं जो मेरे मन में चल रहा है वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले उसको समझो, बाकी मैं इसको मैथमेटिकल तरीके से भी बता दूंगा। ठीक है, आपको पता है कि इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या थी, x और y थी। कब? जब इसकी वॉल्यूम 500 ml थी। तो जैसे ही आप 500 ml पानी और डालोगे मतलब वॉल्यूम डबल कर दोगे। वॉल्यूम डबल कर दोगे तो ये जो वैल्यू है ये x से x/2 हो जाएगी, ये y से y/2 हो जाएगा। ठीक है, तो पानी डालने से कंसंट्रेशन तो x/2 और y/2 ऑलरेडी हो गई। ठीक है, पानी डालने से। अच्छा, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा उसका पता करो ली चैटेलियर से। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया कि जब कंसंट्रेशन घटाई जाती है, डाइल्यूशन किया जाता है, तो उस केस में सॉल्यूशन, जहाँ सॉल्यूशन में कम नंबर ऑफ स्पीसीज है उस तरफ से ज़्यादा की तरफ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, कहने को तो इधर भी 3 मोल हैं ओवरऑल, इधर भी 3 मोल हैं ओवरऑल, लेकिन आपको सॉलिड नहीं ना काउंट करना है। सॉलिड सॉल्यूशन का हिस्सा थोड़ा ना होता है। सॉल्यूशन में कौन है, 2Ag+ है और इधर Cu+ है। तो इधर आपके पास 1 मोल आयन है सॉल्यूशन में और इधर आपके पास 2 मोल आयन है सॉल्यूशन में। तो 1 मोल से किसकी तरफ जाएगा, 2 मोल की तरफ। ठीक है, क्योंकि आपने डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन कम कर दी थी तो वो बढ़ाना चाहेगा, और बढ़ाने के लिए क्या चारा है उसके पास कि वो उधर जाए जहाँ नंबर ऑफ स्पीसीज सॉल्यूशन में ज़्यादा हैं। इधर 1 है, इधर 2 है, तो वो बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही पानी डाला ये x/2 हो गया, ये y/2 हो गया, लेकिन ये बैकवर्ड गया, और बैकवर्ड गया तो इसका मतलब Cu2+ की वैल्यू y/2 से भी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी डालने के बाद y/2 फिर बैकवर्ड और चली गई तो y/2 से कम हो जाएगी। हाँ, पानी डालने के बाद ये x/2, लेकिन जब बैकवर्ड जाएगा तो इस x/2 में कुछ नया ऐड होगा, और नया ऐड होगा, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि वो पुराने वाले को एक्सीड नहीं करेगा, तो ये x/2 से ज़्यादा हो जाएगा लेकिन x से कम होगा, और ये y/2 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने पास इसका जो आंसर बनेगा वो थर्ड आंसर बनेगा। जल्दी से इसको मैथमेटिकली देखना है, वो भी देख लो। Cu सॉलिड प्लस 2Ag+ एक्वस। ठीक है, इन इक्विलिब्रियम विद क्या, Cu2+ एक्वस प्लस 2Ag सॉलिड। ठीक है, अच्छा, ये तो दिख ही रहा है कि इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन x है, इसका y है, तो एक तरीके से इसका k इक्विलिब्रियम क्या हो गया, इसका k इक्विलिब्रियम हो गया y/x²। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका 2 है, और ये तो सॉलिड है, वो आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो y/x²। ठीक है, अच्छा, उसके बाद जस्ट आफ्टर एडिंग वाटर, तो जैसे ही हम लोग इसमें पानी ऐड करेंगे और वो भी डबल वॉल्यूम में ऐड करेंगे, तो जैसे ही पानी ऐड करेंगे तो इसकी कंसंट्रेशन x/2 हो जाएगी, ये y/2 हो जाएगी। तो अगर आप ली चैटेलियर से नहीं पता करना चाह रहे कि ये रिएक्शन किधर जाएगी तो आप Q से तो चेक कर सकते हो, और Q से चेक करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे Q के नाम पे यहाँ प्रोडक्ट यानी Cu2+ के नाम पे y/2 और Ag+ के नाम पे
x/2 का स्क्वायर रखोगे, और स्क्वायर रखोगे तो ये वैल्यू आपको 2 टाइम्स ऑफ, देख लो 2 इंटू y/x² मिलेगी, जो साफ साफ बता रही है कि Q जो है वो K इक्विलिब्रियम से बड़ा है, और Q जब K इक्विलिब्रियम से बड़ा होता है तो रिएक्शन किधर जाती है, बैकवर्ड जाती है। ठीक है, रिएक्शन जाती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये रिएक्शन इधर जाएगी, और इधर जाने का मतलब इसकी वैल्यू y/2 से थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, पानी डालने से तो y/2 हो गई, अब और कम हो जाएगी, और इसमें x/2 में कुछ ऐड हो जाएगा, पर इतना ही ऐड होगा, पुराने वाले x से ज़्यादा नहीं चला जाएगा। ठीक है, तो x/2 से ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और ये y/2 से थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए इसका आंसर बनेगा थर्ड आंसर। ठीक है, तो सही से सोच समझ के इसको ली चैटेलियर प्रिंसिपल की हेल्प से भी कर सकते थे, और वही करना भी चाहिए था वैसे तो। ठीक है, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ये उतार लो, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, क्वेश्चन नहीं है सॉरी, नेक्स्ट केस है आपके पास, तीसरा चौथा जो भी है, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अच्छा, इनर्ट गैस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनर्ट गैस किसी से रिएक्ट नहीं करेगी। ठीक है, वरना मैंने बताया था कि कोई चीज़ ऐसी ऐड कर दो जो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से रिएक्ट कर ले, तो फिर तो लोचा हो जाएगा। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, इसमें 2 पॉइंट है आपके पास। इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, पहला पॉइंट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूँ, कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे इनर्ट गैस ऐड करता हूँ, तो क्या होगा। ठीक है, तो इधर ध्यान दो, अगर एक वेसल है, ये क्लोज्ड वेसल है, और इसमें ए गैस ने इक्विलिब्रियम बनाया हुआ है 2b गैस के साथ। ठीक है, इसका प्रेशर मान लो 2 atm है, इसका प्रेशर मान लो 6 atm है। ठीक है, तो इसका 2 atm है, इसका 6 atm है, और अब मान लो मैंने कोई इनर्ट गैस, ठीक है, हीलियम, नियोन या नाइट्रोजन भी नॉन रिएक्टिव गैस है। ठीक है, तो मान लो मैंने कोई इनर्ट गैस इसमें ऐड करी। ठीक है, तो इनर्ट गैस ऐड कर रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन पे। ठीक है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। तो आप लोग इतनी समझदारी पहले आप अपने आप से सोचो कि अगर मैं हीलियम गैस ऐड करता हूँ तो ए और बी के प्रेशर पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसी वेसल में मैं एक नई गैस और जोड़ रहा हूँ, तो हीलियम के ऐड करने से ए और बी के प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, अपने से सोचना है थोड़ा सा। अब कईयों को लगेगा, ठीक है, क्लास में जैसे जवाब देते हैं तो कईयों को लगता है सर ए और बी का प्रेशर बढ़ जाएगा, क्यों, उनको लगता है वही वॉल्यूम में हीलियम और आके ऐड हो गया। ठीक है, तो भाई लोगों, हीलियम अगर ऐड होगा तो आप एक बात समझो, ठीक है, कि एक कमरे में बैठने की जगह है 50 लोगों के, और उसमें 10 लोग बैठे हुए हैं, तो भाई 11वां बंदा वहाँ आके बैठ गया, तो जो 10 बैठे हुए थे उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उस पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, प्रोवाइडेड वो जो आया है वो इनर्ट होना चाहिए। ठीक है, वरना तो फ़र्क पड़ सकता है, किस सेंस में पड़ सकता है वो आप समझदार हो। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर ऑलरेडी 10-50 लोगों के का रूम है और उसमें जगह बनी हुई है और 10 बैठे हुए हैं, तो 11वां आके बैठ जाएगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्रोवाइडेड वो 11वां इनर्ट हो। ठीक है, तो वही सेम स्टोरी है, गैस के मॉलिक्यूल्स किसी कंटेनर में जब होते हैं तो गैस की मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम तो बहुत मामूली सी होती है ना, नेग्लिजिबल होती है। ठीक है, ओवरऑल कंटेनर की वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट जो होती है वो खाली स्पेस ही होता है। ठीक है, तो हीलियम जा रहा है तो उस खाली स्पेस में ना जा रहा है। ठीक है, तो अगर हीलियम को आप एक इस कांस्टेंट वॉल्यूम कंटेनर में अगर आप हीलियम ऐड करते हो, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैस है ए और बी, अगर आप सोच रहे हो कि इनका प्रेशर बढ़ जाएगा, तो ये तो आपकी बेवकूफ़ी है, नादानी है, बेवकूफ़ी है, जो भी समझ लो। ठीक है, ए और बी का प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बात बताओ, PV = nRT होता है। ठीक है, तो जो ए गैस के मोल थे वो अभी भी उतने हैं, टेम्परेचर अभी भी उतना है, गैस ए भी पूरे में फैली हुई है तो उसका वॉल्यूम भी उतना ही है। ठीक है, बी भी पूरे में फैलेगी, हीलियम भी पूरे में फैलेगा, तो भाई उसका जो पी है वो चेंज कैसे हो जाएगा, प्रेशर तो उतना ही रहेगा ना, आइडियल गैस इक्वेशन से ही सोच लो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर ये सोच रहे हो कि हीलियम उसी वेसल में डालेंगे तो ए और बी का प्रेशर बढ़ जाएगा, टोटल बढ़ जाएगा, टोटल प्रेशर बढ़ जाएगा, ए और बी का प्रेशर नहीं बढ़ेगा लेकिन टोटल प्रेशर जरूर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी के प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
ठीक है, इस बात को आपको अच्छे से समझना होगा और आप अपनी कॉपी पे मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लिखते जाओगे। ठीक है, मैं बोलूँगा इसमें, ज़्यादा लिखवाने बोर्ड पे नहीं लिखूँगा। तो इसमें लिखो आप लोग, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऑन एडिंग इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, pressure of already present species does not changes, pressure of already present species does not changes, pressure of already present species does not changes, therefore it will cause no effect on equilibrium, therefore it will cause no effect on इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अगर हम कोई इनर्ट गैस ऐड कर दे रहे हैं तो इनर्ट गैस ऐड करने से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैस है उनका प्रेशर चेंज नहीं होगा। ठीक है, ऑन एडिंग इनर्ट गैस प्रेशर ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस डज नॉट चेंजेस या डज नॉट इफेक्टेड, देयरफॉर देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। तो अगर एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप इनर्ट गैस ऐड करते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया होगा। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट सुनो, इसमें एक पॉइंट और आता है, एट कांस्टेंट प्रेशर। इस केस में आप इनर्ट गैस ऐड कर रहे हो लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे कर रहे हो। ठीक है, अब कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड कर रहे हो तो आप इतने समझदार हो कि मुझे यहाँ ए है और इक्विलिब्रियम पे है किसके साथ, बी के साथ। ठीक है, और इसका प्रेशर मान लो वही 2 है और इसका प्रेशर 6 है, तो टोटल प्रेशर 8 है। अब मुझे 8 एटीएम प्रेशर अगर मेंटेन रखना है और मुझे नई गैस भी ऐड करनी है, ठीक है, हीलियम भी ऐड करना और प्रेशर भी 8 ही रखना है, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, इसकी वॉल्यूम बढ़ानी पड़ेगी। वहाँ तो कांस्टेंट वॉल्यूम थी लेकिन यहाँ वॉल्यूम चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैस का प्रेशर डिक्रीज करना ही पड़ेगा, इंक्रीज का भी ऑप्शन नहीं है, डिक्रीज ही करना पड़ेगा। ठीक है, आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, उसके बदले में प्रेशर कम होगा, उसके बदले में हम हीलियम वहाँ पे जोड़ेंगे ताकि प्रेशर कांस्टेंट रह सके। ठीक है, तो अगर आपको कांस्टेंट प्रेशर पे गैस ऐड करनी है, मतलब प्रेशर पहले वाले के बराबर ही रखना है और गैस भी ऐड करनी है, तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गैस का प्रेशर तो आपको कम करना ही होगा ना। ठीक है, तभी तो आप नई गैस कांस्टेंट प्रेशर रखते हुए ऐड कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कांस्टेंट प्रेशर पे गैस ऐड करते हो तो उस केस में आपको क्या लिखना होगा, ठीक है, टू ऐड इनर्ट गैस at constant pressure, to add inert gas at constant pressure we need to decrease pressure, decrease equilibrium pressure of already present equilibrium pressure of already present gases, therefore it will have same effect as that of decrease in equilibrium pressure, it will have same effect as that of decrease in equilibrium pressure। तो इसका वही सेम इफेक्ट होगा जो इक्विलिब्रियम प्रेशर के डिक्रीज होने से आता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाने का भी ऑप्शन नहीं है। हमने वहाँ जो सेकंड पॉइंट डिस्कस किया था वहाँ तो इक्विलिब्रियम प्रेशर बढ़ाते भी थे और घटाते भी थे, यहाँ तो आपको केवल और केवल घटाने का ही ऑप्शन है। इसको कम करोगे, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ाओगे, इसके प्रेशर को कम करोगे, तब उसके बदले में नई गैस ऐड करोगे तो प्रेशर जो है कांस्टेंट रहेगा। अगर आपने इसको बढ़ा दिया, इसके प्रेशर को बढ़ा दिया और नई गैस भी ऐड करोगे तब तो प्रेशर ज़्यादा आएगा ही आएगा, कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आपको कांस्टेंट प्रेशर पे अगर गैस ऐड करनी है तो इसका वही इफेक्ट होता है जो इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने का होता है। और इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है, इक्विलिब्रियम प्रेशर कम करने से इक्विलिब्रियम किधर जाता है,
ठीक है, वो प्रेशर बढ़ाने की तरफ जाता है, मतलब कम गैस के मोल से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ जाता है। तो जो इक्विलिब्रियम प्रेशर घटाने का इफेक्ट होगा वही इफेक्ट देखने को मिलेगा, और उसी तरीके से इक्विलिब्रियम कम गैस के मोल से ज़्यादा गैस के मोल की तरफ शिफ्ट होता हुआ मिलेगा हमें ऑन एडिंग इनर्ट गैस। ठीक है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐड करते हो तो कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ऑलरेडी प्रेजेंट गैसेस थी उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करते हो तो पहले वाली गैसेस का प्रेशर घटाना पड़ेगा, जिसके चलते इक्विलिब्रियम उधर जाएगा जिधर गैस के मोल ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, कॉपी पे नोट कर लो। और आज के लिए टाटा बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यही इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है उसको देखेंगे ली चैटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो टाटा बाय बाय।